May I come in, sir? Yes, please come in. Good morning, sir. Good morning, बैठिए. Thank you, sir. तो प्रेमाराम जी, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं 2017 में जी सर. MNIT से, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से. जी सर. कौन थे मौलाना आजाद जी और इनका हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में क्या योगदान है? सर, मौलाना आजाद जी देश के स्वतंत्रता स्वाधीनता में काफ़ी योगदान है. वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे थे कांग्रेस के. उसके अलावा सर वो सेक्युलर लीडर थे. उसके अलावा 1940 में भी वो कांग्रेस का अधिवेशन किया था. सर उसके अलावा वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी. ठीक है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में प्रशासनिक अधिकारी बनने का आपने डिसीजन लिया है. जी. तो आप विशेष क्या करेंगे और अभ्यर्थियों के तुलना में? सर आप प्रशासन में पूछ रहे हैं? यस सर, प्रशासन में मेरा, जैसे मैं कॉलेज के ड्यूरिंग मेरे कॉलेज के पास राहुल नगर स्लम एरिया था. वहाँ पे बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं, उनको मैं पढ़ाने भी जाता था. तो मेरा टारगेट रहेगा कि अगर मैं फील्ड पोस्टिंग मिलती है तो स्लम एरिया, वहाँ पे बच्चे हैं, उनका मैं जाऊँ, वहाँ उनकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह है उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये रहेगी. और सेकंड सर, जैसे रूरल बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, तो जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स है उनसे मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ. तो उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का मेरा प्रयास रहेगा. उसके अलावा सर जो थर्ड मेरा प्रयास रहेगा, जैसे गांव में अभी ऐसा होता है कि एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, और जो बच्चे पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं होते या जॉब नहीं मिलती है, वो आजकल ड्रग्स की तरफ काफ़ी ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व हो जाते हैं. मेरा प्रयास रहेगा कि उनको नशे की लत से दूर रखा जाए. ठीक है. मतलब आप नैतिक मूल्यों के ऊपर और समाज सुधार के ऊपर ज्यादा काम करना चाहते हैं. जी. आप पिछले 8 साल से क्या कर रहे हैं? आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है NIT से और आप बेरोजगार हैं. सर मैंने 2018 से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. उसमें मुझे सफलता नहीं मिली थी. उसके बाद मैंने यूपीएससी एनफोर्समेंट ऑफिसर का इंटरव्यू भी दिया था, और RS का भी पिछली बार इंटरव्यू दिया था. उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, 980 रैंक आई थी. ठीक है. आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए सरकार आपको अपने राज्य के अंदर पेयजल संकट, जो कि बहुत बड़ी समस्या, राजस्थान की गर्मी और टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है, इसके निवारण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करने के लिए आपको कहती है, तो इसमें किस किस तरह के मतलब क्वालिफिकेशन वाले व्यक्तियों को या एक्सपर्ट व्यक्तियों को आप लेना चाहेंगे? सर इसमें जैसे लोकल प्रॉब्लम है, उसके लिए वहाँ के लोकल को मैं इन्वॉल्व करूँगा. जैसे पूरे राज्य के लिए आपको टास्क फोर्स बनाना है? जी सर. इसमें सर जो टेक्निकल बैकग्राउंड से, उसको मैं, जो क्वालिफाइड इंजीनियर है उनको भी रखूँगा. इसके अलावा सिविल सोसाइटी या NGO जैसे तरुण भारत संघ है, तो उनके जो राजेंद्र सिंह जी है, उनको वाटर के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो उनको मैं इन्वॉल्व करूँगा. और इसके अलावा सर जो ब्यूरोक्रेट्स में जो सचिव वगैरह, वो तो सर उसमें टास्क फोर्स में रहेंगे. लेकिन आपने इसमें कोई भी भूगोलविद या पर्यावरण के जो जानकार हैं उनको लेना उचित नहीं समझा, ऐसा क्यों? नहीं सर, मैं उनका नाम लेने वाला था, फिर मैं सोचा वो राजेंद्र सिंह जी का नाम ले लिया, तो उस वजह से. अच्छा, चलिए ठीक है. आप मुझे ये बताइए कि आपका जो नागौर क्षेत्र है, यहाँ आजकल युवाओं में ड्रग्स, नशाखोरी, गैंगवार, इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं. जी. तो इसके कारण क्या और इसको कैसे दूर कर सकते हैं? सर जो ड्रग्स और गैंगवार की घटनाएं हो रही, इसके काफ़ी सारे कारण हैं. ऐसा देखा जाता है कि आजकल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें गन कल्चर को, मादक पदार्थों का, उसको प्रमोट किया जाता है. उसके अलावा सर सोशल मीडिया का भी मिसयूज होता है. काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसकी वजह से बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. उसके अलावा सर कहीं ना कहीं समाज का भी एक फेलियर मैं मानता हूँ, क्योंकि जब बच्चा समझदार नहीं होता उस टाइम समाज की और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है. और सर प्रशासन को भी इसमें कहीं ना कहीं मतलब फास्ट एक्शन नहीं ले पाते हैं. सर इसका सॉल्यूशन तो इसके ये हो सकते हैं कि समाज लेवल पे अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है क्राइम या फिर ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है, तो समाज के जो वहाँ के लोग हैं लोकल, वो प्रशासन को जल्दी से इन्फॉर्म कर दे. उसके अलावा सर उनके नशा मुक्ति केंद्र या रिहेबिलिटेशन सेंटर की व्यवस्था की जाए, और स्कूल और सामाजिक लेवल पर इनमें कॉन्फ्रेंस या
या उनको बताया जाए कि नशे का क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको फैमिली या समाज में काफ़ी हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो सर, और जैसे राजस्थान सरकार ऑपरेशन स्वीप भी चला रही है, वो नशा और मादक पदार्थ के खिलाफ है सर। ठीक है, आप सुबह सुबह एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं, जी सर। क्या विशेष होता है सुबह एग्रीकल्चर फील्ड में? सर, सुबह सुबह मैं खेतों में घूमता हूँ। सबसे अच्छी बात होती है कि सुबह एकदम शांत एनवायरनमेंट होता है, कोई नॉइज नहीं होता और ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता। इसकी वजह से सर जो एयर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और इसके अलावा सुबह सुबह खेतों में फार्मर्स काम भी करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका भी मिल जाता है सर। सुबह कौन से पक्षी देखते हैं आप जब खेती में जाते हैं तो? सर, चिड़िया पेड़ों पे दिख जाते हैं, मोर दिख जाते हैं। चिड़िया मोर ये ज़्यादा दिखते हैं सर हमारे नागौर। अच्छा, तो मोर उड़ता है क्या? जी सर। कितनी दूरी तक वो लगातार उड़ सकता है? सर, वो जैसे नीचे बैठा रहता है तो खेजड़ी तक जाता है, एक खेजड़ी से दूसरी खेजड़ी तक, मतलब 500 मीटर तक तो सर मैंने देखा है, ज़्यादा जानकारी नहीं। आपकी कोई 5 स्ट्रेंथ और 2 बड़ी वीकनेस बताइए। सर, मेरी स्ट्रेंथ है, मैं पंक्चुअल हूँ। अगर ऑफिस में अगर टाइम से जाता हूँ तो मेरे सबॉर्डिनेट भी फॉलो करेंगे। उसके अलावा सर ऑनेस्ट हूँ। और उसके अलावा सर मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसका मेरे पास टाइम टेबल होता है, मैं टाइम टेबल बना के काम करता हूँ। और उसके अलावा सर सर मैं ऑनेस्ट हो गया। सॉरी सर, अभी अच्छा, वीकनेस क्या आपकी? वीकनेस सर, मैं कब कोई काम या टास्क दिया जाता है तो उसको मैं जल्दी जल्दी करने का प्रयास करता हूँ सर। काम तो जल्दी होने चाहिए, सर प्रशासनिक कभी अधिकारी कभी का ये तो अच्छा गुण है। सर कभी कभी उसमें थोड़ी मिस्टेक होने की गुंजाइश रहती है सर। अच्छा, और बताइए। सर, और मैं सर काइंड हूँ तो उस वजह से थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। काइंडनेस वीकनेस कैसा है? ये तो दोनों ही गुण अच्छे हैं आपके। काम जल्दी कर रहे हैं तो ऐसे अधिकारी तो चाहिए, काइंड अधिकारी भी चाहिए, फिर ये वीकनेस क्यों लगती है आपको? सर, वीकनेस ऐसा होता है कि कभी कभी मैं इमोशनल होके वो मतलब उनको समझ नहीं पाता हूँ, तो कभी गलती होने का उसमें थोड़ा सोच समझ के मुझे डिसीजन लेना। ठीक है सर, आप पूछिए। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जी सर। तो राजस्थान में सोलर एनर्जी का पोटेंशियल बताइए। सोलर एनर्जी का पोटेंशियल क्या है राजस्थान में? सर, राजस्थान में सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है 142 गीगावाट। और राजस्थान में सर जैसे सनलाइट है, तो वो भी डायरेक्ट सनलाइट और सन रे मिलती है, उसकी वजह से काफ़ी पोटेंशियल है। उसके अलावा सर जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी है, और उसकी वजह से काफ़ी मतलब 5 से 6 किलो वाट पर आवर, तो काफ़ी पोटेंशियल। अभी कितना गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी राजस्थान की कितनी गीगावाट है राजस्थान लगभग? राजस्थान की सर लगभग 15,000, 15 सर एग्जैक्ट में सर उसमें याद नहीं। 15,000 गीगावाट? नहीं नहीं सर, गीगावाट नहीं, 15 15 गीगावाट। 15 गीगावाट, उससे 15,000 कहीं ज़्यादा पहुंच गए मेगावाट। अपन, आगे निकल गए हैं 15 गीगावाट से। ओके सॉरी सर, मैं सर अपडेट करूँगा उसको। और अभी जो अपन ने नई सोलर एनर्जी पॉलिसी डिक्लेयर की है राजस्थान सरकार ने, जी उसमें क्या टारगेट्स रखे हैं सोलर एनर्जी के? सर, उसमें सोलर एनर्जी का जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ उसमें 90 गीगावाट है सर, बाई 2030, 2030 31। चेक करिएगा इसे। जी सर। न्यू विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी भी डिक्लेयर की है राजस्थान गवर्नमेंट ने, जी क्या सर। टारगेट्स? सर, उसमें 125 गीगावाट बाई 2030 तक है सर। 125 गीगावाट बाई 2030। 31। डेटा चेक कीजिएगा। चलिए आगे बताइए कि राजस्थान में विंड एनर्जी का पोटेंशियल कितना है? सर, विंड एनर्जी का भी जैसे सर बाड़मेर जैसे मेरा डेजर्ट एरिया, काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है और लैंड अवेलेबिलिटी भी है, तो काफ़ी पोटेंशियल है। और जैसे भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो उसमें भी सर 127 गीगावाट का सर है, जहाँ तक मैं कंफर्म। कितने मीटर हब हाइट पे है ये? सर 127? 120 मीटर है हाइट। 120 मीटर हब हाइट पे 127 गीगावाट पोटेंशियल। अभी भी सोलर एनर्जी के लेकर अभी भी बहुत भ्रांतियां भी हैं, या आप कहें लोग उतना ज़्यादा विचार नहीं करते हैं सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने को लेकर, ऐसा क्यों? सर, अभी जैसे सोलर एनर्जी का प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो उसमें अभी पेड़ वगैरह काटने पड़ते हैं, तो उसके वजह से वहाँ के जो लोकल है वो विरोध करते रहते हैं। इसके अलावा सर डेजर्ट एरिया में जो गोडावण पक्षी है, वो सोलर और विंड के जो प्लांट वगैरह रहते हैं जैसे, तो उनकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, तो इकोसिस्टम को
लॉस होता है। उसके अलावा जो सोलर पैनल है सर, उनकी जो इनपुट कॉस्ट है तो उसमें जो चिप वगैरह यूज़ होती है तो वो काफ़ी महंगी होती है, तो अभी इसलिए सर। तो अभी हमने सोलर पैनल खुद बना रहे हैं या फिर अभी पर इंपोर्ट पे ही अपन डिपेंडेंट है? सर सोलर अभी तक पैनल्स का ज़्यादा इम्पोर्ट पे डिपेंड। सोलर पैनल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सोलर पैनल कंस्ट्रक्ट अपन करते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है? सर सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह यूज होती है सर, एग्जैक्ट सर। देखा आपने सोलर पैनल पहले कभी? सर देखा है सर, घर पे भी। सोलर पैनल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है? सर फोटोवोल्टिक सेल्स की सहायता से यूज होती है। थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे सर जो लाइक एन इंजीनियर। हाँ, सनलाइट उस पे पड़ती है तो वो उसके पास एक बैटरी लगी होती है, वो बैटरी उसमें सर एग्जैक्ट सर इसका प्रोसेस तो मुझे ध्यान नहीं। प्रोसेस पड़ी है। चलिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर क्या चैलेंजेस है इंडिया में? सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल को जैसे चैलेंजेस है कि चार्ज करने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके अलावा सर जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अभी भारत को काफ़ी काम करना पड़ेगा। और सर जो लिथियम आयन बैटरीज वगैरह है वो भी अपन इंपोर्ट करते हैं। तो हैवीली इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है अपन है। जी सर, तो लिथियम आयन। उस पे इंपोर्ट पर डिपेंडेंट होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? सर फर्क जैसे सर कॉस्ट बढ़ जाती है। अभी जैसे टैरिफ लगा देते हैं तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से सर मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट होता है सर। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की टोटल कॉस्ट का कितना प्रतिशत बैटरी की कॉस्ट होती है उसमें? सर एग्जैक्ट सर मुझे इसमें जानकारी नहीं है। अभी लिथियम आयन के भंडार मिले हैं, जी सर। लिथियम के भंडार जी सर। भारत में कहाँ मिले हैं, कहाँ डिस्कवरी हुई है लिथियम के भंडारों की? सर ये उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में मिले थे। और बाकी अभी डेगाना है ना सर, उसमें भी पोटेंशियल भारत सरकार ने बोला कि डेगाना में भी जो रेवत की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे टंगस्टन के साथ साथ लिथियम के भी भंडार हो सकते हैं। चलिए, आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सर थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। जी व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सर फर्स्ट लॉ में ये होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन उसमें मतलब ट्रांसफ़र हो सकती है वो, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। हाउ विल यू डिफाइन हीट? हीट सर, हीट एक ऐसी एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है। Whether it flows from higher temperature towards low temperature or from low to high? सर ये हायर टेम्परेचर से लोअर And is it possible to make the heat to flow from lower temperature to higher temperature? जी सर पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। वेरी गुड सर, पूछ। हाँ, आप ग्रास रूट से हैं, वो जुड़े हुए हैं गांव के, जो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मुख्य रूप से आपने ग्रास रूट लेवल पे पाई है? सर जैसे अभी ग्रास रूट लेवल पे मैं गांव में देखता हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ होती है कि जो लैंड डिस्प्यूट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसकी वजह से वो रास्ता रोक देते हैं, एक दूसरे को जाने नहीं देते हैं। उसके अलावा सर गांव में जो स्कीम्स वगैरह है उनके ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता, तो स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता है और उसकी वजह से वो लाभ नहीं ले पाते हैं स्कीम्स का। और तीसरा ये है कि सर गांव में अभी भी जो महिला साक्षरता या एजुकेशन है वो कम है, और जो बच्चियों की जो शादी है वो जल्दी हो जाती है। आटा साटा परंपरा भी काफ़ी चलती है सर नागौर साइड में। आप यदि एसटी हो तो इन प्रॉब्लम्स को हैं वो कैसे सोल्व करेंगे? सर इसमें जैसे ये पहली प्रॉब्लम है जैसे रास्ता वाली और लैंड डिस्प्यूट। जैसे अभी भारत सरकार की स्कीम है स्वामित्व है, और अभी सर डिजिटल वो फार्म एग्रीकल्चर अभी सर वो एक स्कीम लॉन्च की, एग्री स्टेक योजना। तो उसके तहत उनका ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, और म्यूचुअल अगर उनके डिफरेंस होता है सर तो उनको साथ में बिठा के समझाइश की जाएगी कि दोनों का मतलब दिक्कत क्या है, उसको समझ में उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। उसके अलावा जो स्कीम्स वगैरह उनका अच्छे से लाभ नहीं मिल पाता है तो उनका ये किया जाएगा, जो स्कूल लेवल है या आंगनवाड़ी लेवल है या फिर वहाँ लोकल लेवल है उनको भी ट्रेन किया जाएगा। और घर घर जैसे आंगनवाड़ी है तो वो लेडीज़ उनको भी बताया जाएगा कि आप जो लोकल है उनको इनके बारे में अवेयर कीजिएगा। प्राय एक प्रॉब्लम है वो किसानों की सुनते हैं कि उनको उनकी उपज का है वो उचित मूल्य नहीं मिलता है, तो इसके लिए आप है वो कैसे उनको है वो कन्विंस करेंगे, कहाँ वो अपने प्रोडक्ट को है वो बेचे कि उनको उचित मूल्य मिले? सर इसमें जो दिक्कत ये आती है कि अभी जो एमएसपी सरकार अनाउंस करती है वो उनको टाइम पे जानकारी भी नहीं मिलती है,
और उसके अलावा सर जब वो फसल काट काट के मंडी में लेके जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन और काफ़ी दूर मंडियाँ पड़ती है, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आता है। और तीसरी दिक्कत ये होती है कि जब रेनफॉल है, कभी भी बारिश हो जाती है, उसकी वजह से फसलें ख़राब हो जाती है। अगर उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन दी जाए कि भाई बारिश आने वाली, उससे पहले पहले आप जो आपके धान वगैरह हैं उनको बेच दो या फिर एक जगह इकट्ठा कर लो, तो टाइमली इन्फॉर्मेशन और जो मंडीज है उनका सर और डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है जी सर। राजस्थान में, जी सर। क्या उद्देश्य है इसको है वो मार्केटिंग बोर्ड बनाने की है वो? सर जैसे एग्रीकल्चर मंडीज है उनको रेगुलेट करने का, जो मंडीज वगैरह है उनको फार्मर को उनकी उपज का सही मूल्य कैसे मिले, तो ये जो एग्रीकल्चर मंडी है, कृषि मंडी है, जी वो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जी सर। ये क्या है? ए ग्रेड है वो, एबीसी ग्रेड है वो, किसके आधार पे दी गई है इनको? सर मंडीज में जो एरिया, जैसे नागौर में भी नागौर और मेड़ता की, तो मेड़ता की मंडी जो एरिया है वहाँ के आसपास का और जहाँ पे प्रोडक्शन और कितना आता है उसके बेसिस पे ए बी सी ग्रेड दिया जाता है सर। देखिए, किसान आंदोलन हुआ, जी सर। कुछ ही स्टेट के है वो किसान वहां पे उस मोमेंट में शामिल हुए। जी सर। राजस्थान के किसानों ने है वो बढ़ चढ़ के उस किसान मूवमेंट में भाग नहीं लिया। क्या कारण मानते हैं कि राजस्थान के किसानों ने है वो उस मोमेंट में भाग नहीं लिया? सर जैसे ऐसा कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो काफ़ी समृद्ध है, उनको स्कीम्स के बारे में अच्छे से जानकारी है और वो समझते हैं कि एमएसपी क्या होती है, उसका न मिलने का क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकते हैं। और वहाँ पे जो किसान यूनियन है वो भी काफ़ी एक्टिव है, तो राजस्थान में किसान यूनियन और थोड़ी लो अवेयरनेस कम है, उसकी वजह से शायद पार्टिसिपेशन कम रहा होगा। किसान आयोग की अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? सॉरी सर, किसान आयोग का अध्यक्ष का नहीं जाना। केंद्र में किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर आप मिनिस्टर का पूछ रहे हैं? हाँ, रिसेंट शिवराज सिंह जी चौहान। शिवराज सिंह कृषि मंत्री हैं या किसान आयोग के अध्यक्ष हैं वो? सर वो कृषि मंत्री का। कृषि मंत्री हैं। जी सर। नागौर जिले की कुछ विशिष्ट विशेषताएं, विशिष्ट बोल रहा हूं मैं आपको, कुछ विशिष्ट विशेषताएं आप जो बताएं। जी सर। एग्रीकल्चर बेस्ड ये तो सब सामान्य विशेषताओं में आ जाती, कुछ विशिष्ट विशेषताएं आप मुझे बताएं। जी सर। नागौर में जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु मेले लगते हैं और उसके अलावा सर राजस्थान को लोक देवताओं की भूमि भूमि भी कहते हैं, तेजा जी, मीराबाई, जाम्बो जी, तो ये भी है। इसके अलावा सर राजस्थान नागौर की जो पान मेथी है और धातु नगरी के नाम से भी लोहारपुरा गांव है वो फेमस है, तो ये काफ़ी विशिष्ट विशेषता है। और सर जो टंगस्टन मिलता है वो राजस्थान में मतलब जो रेवती पहाड़ या डेगाना वहाँ से मिलता है। एक किसान सम्मान निधि योजना है वो, जी सर। क्या है ये किसान सम्मान निधि योजना? सर किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक योजना है। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो किसान होता है उनको एक साल में 6,000 रुपये देता है और अभी राजस्थान सरकार ने 9,000 रुपये कर दिया है सर स्टेट लेवल। क्या मानते हैं कि किसान की है वो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन इन 6 और 9,000 रुपये से हो ठीक हो जाएगी? सर मुझे लगता है कि फ़ायदा जरूर मिलता है, जो वहाँ किसान होते हैं उनको अगर 6,000 अब जैसे 9,000 कर दिया तो बेनिफिट ज़रूर मिलता है, लेकिन सरकार को लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको जो कोऑपरेटिव फार्मिंग या फिर उनको जो मशीनरी वगैरह यूज होती है, कस्टम हायरिंग सेंटर, उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी सर। कोऑपरेटिव सेक्टर को है वो बढ़ाना पड़ेगा, कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव फार्मिंग वगैरह। कोऑपरेटिव फार्मिंग से क्या मतलब समझते हैं आप जो, और क्या इस वक्त है ये संभव है? सर कोऑपरेटिव फार्मिंग में जैसे लैंड फ्रेगमेंटेशन होता है, तो लैंड को डिवाइड कर दिया जाता है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है सर। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में फार्मर्स आपस में मिलकर उस खेत को बोते हैं तो प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है सर। कौन है अभी केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? सर श्री अमित शाह जी। क्यों चर्चा में है वो भी? सर कोऑपरेटिव सेक्टर के क्षेत्र की वजह से क्यों चर्चा में है? सर अभी गुजरात में एक कोऑपरेटिव से रिलेटेड कुछ प्लांट वगैरह एस्टेब्लिश किया, एग्जैक्ट सर जान। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं हाँ वो। सर। जी सर। किसके नाम से खोल रहे हैं? सर वो जो कोऑपरेटिव का अमूल से रिलेटेड कुछ है, मैं उनका नाम एग्जैक्ट नाम नहीं याद कर पा रहा। आपके अनुसार जी सर। किसानों की समस्या का समाधान जी सर।
कैसे किया जा सकता है? कोई 2 पॉइंट मुझे बता दें कि ये किया जाए तो किसानों की काफ़ी हद तक समस्याएं हैं वो सोल्व हो सकती हैं। सर सबसे ज़्यादा तो जैसे अभी क्लाइमेट जो चेंज और रेनफॉल में वेरिएशन होता है, तो इनकी किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन दी जाए। उसकी वजह से फसलें ख़राब ना हो और वो कौन सी फसल कब बोनी है उनकी भी जानकारी दी जाए। उसके अलावा सर जो किसानों की सही फसल कैसे मिले उनके लिए जो ई मंडीज वगैरह है और या उनको जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है उनको अच्छी की जाए तो वो जल्दी से मंडी में पहुंच जाए या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए सर। आप भोपाल रहे हैं, भोपाल ने अभी अपने यहाँ पे भीख मांगने पर कंप्लीटली बैन लगाया है, जी सर। तो आप इस निर्णय को कैसा देखते हैं? क्या जो भिखारी हैं उनके ऊपर रोक लगा देना इस तरह से उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती मानते हैं या ये उचित मूल्य है? सर मुझे लगता है सर बैन लगाना क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इश्यूज भी है। भीख भीख मांगने वाले बच्चों से बहुत सारे ऐसा देखा जाता है कि उनके पीछे कोई और होता है और उनका बच्चों को उस काम में इन्वॉल्व किया जाता है और वो पैसे कहीं और या दूसरे कामों में यूज़ होता है। तो ये अच्छा निर्णय है, लेकिन सरकार को ये करना है कि जो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाए या फिर उनको एजुकेशन की व्यवस्था की जाए या फिर एनजीओ के साथ जुड़कर उनको एजुकेशन या फिर और जो उनकी लाइफ की दिक्कतें उनको सोल्व किया जाए सर। राजस्थान में भी कई बार इस तरह की पहल की गई है, जयपुर और यहाँ पे भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया गया, फिर ये वापस से इस तरह का चलता है और इसमें कई गैंग भी इन्वॉल्व होती है। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश में इसको बैन नहीं कर देना चाहिए? सर मुझे लग रहा है जैसे पूरे देश में अभी जैसे भोपाल ने स्टार्ट किया है, अब राजस्थान में या जयपुर में भी ऑपरेशन भिक्षुक या भोर ऑपरेशन भी चलता है। तो लेकिन ये कंटिन्यूस होना चाहिए, कुछ टाइम के लिए होता है फिर ये प्रशासन या फिर है वो कम हो जाता है। इसमें सर सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग भी जागरूक हो कि वो भीख ना दे या फिर उनको लगता है कि अवैध या अनुचित का गतिविधियाँ हो रही है तो उनका प्रशासन को इन्फॉर्म करें। कम्युनिटी एंगेजमेंट भी ज़्यादा जरूरी है सर प्रशासन के साथ। आप मान लीजिए जब वाहन में जा रहे हैं और रेड लाइट पे कोई व्यक्ति या कोई भूखा व्यक्ति, कोई दरिद्र व्यक्ति आके आपसे भीख मांगता है, तो आपके मन में क्या विचार आते हैं उस समय? सर काफ़ी बुरा लगता है कि अभी भी अपन इस कंडीशन में है, लेकिन उनका है कि अब मुझे अगर मैं भीख नहीं दूंगा लेकिन उनको अगर कुछ भूख लगी तो मैं खाना वगैरह उनको खिला दूंगा सर। मतलब कहीं ना कहीं अंदर तो हमारे अंदर है कि ये बंद होना चाहिए, फिर भी हम उसको प्रमोट कर देते हैं, चाहे आप खाना दो कुछ भी दो। जी सर। एक तरफ हम इसको बंद करने के पक्ष में और दूसरी तरफ हम खुद इस तरह का काम करते हैं, जी सर। तो क्या ये एक तरह से विरोधाभास नहीं लगता आपको? सर कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो उसको खाना देना सर मैं उसको भीख नहीं समझता। जैसे राजस्थान में कल्चर भी होता है, कोई घर पे आते हैं तो उनकी मनवार करते हैं और वो अगर सक्षम नहीं है तो उनको खाना खिलाने में सर कोई वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पैसे दिए जाते हैं उनका मिसयूज हो सकता है पर पेट भरता है तो वो अच्छी चीज़ है। चलिए ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।